तो आज की चर्चा एक ऐसी किताब पर है जो ज्यादा मेहनत करना नहीं सिखाती। नहीं, बल्कि वो ये सिखाती है कि कम थक कर बेहतर कैसे जिया जाए। हाँ, किताब का नाम है एफर्टलेस और इसके लेखक हैं ग्रेग मैक्यून। हम्म। और चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही आम लेकिन चुभने वाले एहसास से करते हैं। कौन सा? यही कि दिन भर पूरी जान लगाने के बाद, मतलब देर रात तक काम करने के बाद भी ऐसा क्यों लगता है कि जिंदगी इतनी भारी है, हाँ। जैसे हम एक ही जगह पर बस पहिया घुमा रहे हैं, बहुत थक रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। और यही सवाल इस किताब का बिल्कुल केंद्र है। अच्छा। लेखक कहते हैं कि समस्या ये नहीं है कि जरूरी काम मुश्किल होते हैं। समस्या ये है कि हमने मान लिया है कि हर जरूरी काम को मुश्किल तरीके से ही करना पड़ता है। हाँ, ये तो है। इसका जो मुख्य विचार है वो ये है कि जीवन स्वाभाविक रूप से कठिन नहीं होता, हम उसे अपनी आदतों और अपनी सोच से कठिन बना देते हैं। किताब की एक लाइन है जो पूरी फिलॉसफी को समेट देती है। वो कहती है, एफर्टलेस का मतलब आलसी होना नहीं है, इसका मतलब है अनावश्यक संघर्ष को हटाना। ये अनावश्यक संघर्ष वाली बात बहुत गहरी है ना? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हसल कल्चर को पूजा जाता है। बिल्कुल। जहां देर रात तक काम करना और हमेशा थके रहना एक मेडल की तरह देखा जाता है। हाँ, सोशल मीडिया पर तो लोग अपनी थकावट को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो। सही कहा। और इसी सोच से एक मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह पैदा होता है। वो क्या? हम अनजाने में मानने लगते हैं कि जो चीज जितनी मुश्किल है वो उतनी ही बेहतर और कीमती होगी। अच्छा। अगर किसी समस्या का समाधान आसानी से मिल जाए तो हमें उस पर शक होने लगता है। हाँ, ये होता है। हमें लगता है नहीं, इतना आसान तो हो ही नहीं सकता, जरूर इसमें कोई कमी होगी। एकदम। और फिर हम जानबूझकर आसान रास्ते को छोड़कर एक मुश्किल घुमावदार रास्ता चुनते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमें लगे कि हमने वास्तव में मेहनत की है। हाँ। और एफर्टलेस इसी मानसिकता पर सबसे पहला और सबसे जोरदार प्रहार करती है। ठीक है, तो अगर हमें इस जाल से बाहर निकलना है तो पहला कदम क्या है? क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि हम गलत कर रहे हैं काफी तो नहीं है, इसे बदले कैसे? यहीं पर किताब का पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत आता है। ओके। एफर्टलेस स्टार्ट्स इन द माइंड, मतलब सहजता की शुरुआत दिमाग में होती है। देखिए, हमारा दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन की तरह है, लेकिन ये वही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जो हम इसे देंगे। अच्छा। अगर हम खुद से कहते हैं ये बहुत मुश्किल है या मुझे किसी भी तरह इस संघर्ष से पार पाना है, तो दिमाग आपको संघर्ष करने के ही रास्ते दिखाएगा। मतलब हम अपने दिमाग को गलत सवाल दे रहे हैं। बिल्कुल। किताब कहती है कि सवाल बदल दो, जवाब बदल जाएगा। तो सही सवाल क्या है? संघर्ष भरे सवाल की जगह एक बेहतर सवाल पूछो। क्या हो अगर ये आसान हो सकता है, या इसका और आसान तरीका क्या हो सकता है? ये सुनने में बहुत छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन ये गेम चेंजर है। कैसे? जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग संघर्ष के बजाय समाधान खोजने में जुट जाता है। वो रचनात्मक हो जाता है, वो शॉर्टकट ढूंढने लगता है। मुझे ये बात थोड़ी और समझने की कोशिश करनी है। पूछिए। मान लीजिए किसी को ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और वो सच में बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है। डेडलाइन पास है, बहुत सारा काम है। ऐसे में सिर्फ ये सोचने से कि क्या हो अगर ये आसान हो, क्या वाकई कोई फर्क पड़ेगा? ये थोड़ा ख्याली नहीं लगता? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये ख्याली बिल्कुल नहीं है। ये सोच को एक दिशा देना है। जब आप ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं तो आपका दिमाग एक तरह से बंद हो जाता है। लेकिन जब आप पूछते हैं कि इसे आसान कैसे बनाया जाए, तो आप असल में अपने दिमाग को छोटे करने लायक टुकड़ों को खोजने का काम देते हैं। जैसे कि? हो सकता है आसान तरीका ये हो कि प्रोजेक्ट के किसी हिस्से को किसी और को सौंप दिया जाए, या शायद सबसे मुश्किल दिखने वाले काम को सबसे पहले निपटा लिया जाए, या कोई नया टूल इस्तेमाल कर लिया जाए। हाँ, या फिर उस काम को करने के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाए। आसान होने का मतलब ये नहीं कि काम खुद ब खुद हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा लड़ने की बजाय रास्ता बनाने में लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहला कदम है मानसिकता बदलना और सही सवाल पूछना। ये एक तरह से दरवाजा खोलने जैसा है, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद अंदर कदम भी तो रखना होगा। जब हम काम करना शुरू करते हैं तब इसे आसान कैसे बनाएं? और यहीं से दूसरा सिद्धांत निकलता है। क्या है वो? चीजों को निर्ममता से सरल बनाना। निर्ममता से? हाँ, एक बार जब दिमाग आसान तरीका खोजने के लिए तैयार हो जाता है तो अगला कदम है उस तरीके को असल में लागू करना। लेखक कहते हैं कि अगर कोई काम मुश्किल लग रहा है तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि वो जरूरत से ज्यादा जटिल है।
अच्छा, इसमें 2 मुख्य विचार हैं। पहला, अतिरिक्त कदम हटाओ। मतलब? अपने काम की प्रक्रिया को देखो और खुद से पूछो, इसमें से कौन सा कदम है जिसे अगर मैं हटा दूं तो भी काम पूरा हो जाएगा। हम अक्सर बहुत से फालतू काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा से ऐसे ही होता है। बिल्कुल। और दूसरा विचार क्या है? दूसरा विचार है परफेक्शन से ज्यादा प्रगति को महत्व देना। ये तो बहुत सुना है। हाँ, पर हम करते नहीं हैं। अक्सर हम काम के 80% हिस्से को बड़ी आसानी से पूरा कर लेते हैं और फिर आखिरी 20% को परफेक्ट बनाने के चक्कर में 80% और समय और ऊर्जा लगा देते हैं। सही। किताब कहती है कि इस जाल से बचो। डन इज बेटर देन परफेक्ट। काम का पूरा होना उसके परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर मामलों में वो आखिरी 20% का परफेक्शन किसी को नजर भी नहीं आता, सिवाय आपके। ये मिनिमम वायबल एफर्ट का कॉन्सेप्ट भी इसी से जुड़ा है ना? बिल्कुल। ये इसी सिद्धांत का सबसे शक्तिशाली टूल है। अगर कोई काम बहुत भारी लगे तो उसे इतना छोटा कर दो कि उसे न करने का कोई बहाना ही ना बचे। जैसे ये सोचना कि मुझे आज 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है, भारी लग सकता है। हाँ, बहुत। लेकिन ये सोचना कि मुझे बस 1 पुशअप करना है, इतना आसान है कि आपका दिमाग उसके लिए मना कर ही नहीं पाएगा। हाँ, ये तो किया जा सकता है। लेखक एक कहानी बताते हैं कि उन्हें एक किताब लिखनी थी जो बहुत बड़ा काम है। उन्होंने तय किया कि वो रोज सिर्फ 15 मिनट लिखेंगे। सिर्फ 15 मिनट? हाँ, सिर्फ 15 मिनट। और नतीजा ये हुआ कि मोमेंटम बना और वो किताब समय पर पूरी हो गई। अच्छा। तो लक्ष्य डराना नहीं, शुरू करवाना होना चाहिए। एक बार जब आप गति पकड़ लेते हैं तो मोमेंटम खुद आपको आगे ले जाता है। ये मोमेंटम वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। मैंने खुद ही महसूस किया है कि एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो काम उतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन मुश्किल वही पहला कदम उठाना होता है। सही। पर एक और समस्या है। मान लीजिए मैंने मिनिमम वायबल एफर्ट से शुरुआत कर दी, 2-4 दिन मोमेंटम भी रहा, फिर अचानक एक दिन मोटिवेशन खत्म हो जाता है, इच्छा ही नहीं होती। हाँ, ये तो सबके साथ होता है। उस दिन क्या करें? हम सब उस विल पावर या इच्छा शक्ति के भरोसे रहते हैं जो कभी होती है कभी नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर किताब का तीसरा और शायद सबसे व्यावहारिक सिद्धांत आता है। वो क्या है? सहज क्रिया का निर्माण करना। किताब साफ कहती है कि इच्छा शक्ति भरोसेमंद नहीं होती। ये एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। इसलिए प्रेरणा पर निर्भर रहने के बजाय बेहतर सिस्टम बनाने पर ध्यान देना चाहिए। सिस्टम बनाने का असल में क्या मतलब है? इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फ्रिक्शन रिडक्शन, यानी रुकावट को कम करना। फ्रिक्शन रिडक्शन? सोचिए, Amazon ने 1 क्लिक बाय बटन क्यों बनाया? ताकि खरीदना आसान हो जाए। हाँ, उन्होंने आपको और ज्यादा खरीदने के लिए मोटिवेट नहीं किया। उन्होंने बस खरीदने के रास्ते की सारी रुकावटें हटा दी। मतलब बार बार एड्रेस और कार्ड डिटेल्स नहीं डालनी पड़ती। बिल्कुल, बस 1 क्लिक और सामान आपका। हम इसी सोच को अपनी अच्छी आदतों पर लागू कर सकते हैं। कैसे? लेखक ने गिटार बजाने का उदाहरण दिया है। वो ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते थे, लेकिन उनका गिटार हमेशा केस के अंदर अलमारी में रहता था। तो उसे निकालने में ही आलस आ जाता होगा। हाँ, उसे निकालना, सेट करना, ये अपने आप में एक काम था। उन्होंने बस एक गिटार स्टैंड खरीदा और उसे अपने लिविंग रूम के बीच में रख दिया। तो अब वो हमेशा आंखों के सामने रहता था। हाँ, बजाने के लिए तैयार। उन्होंने गिटार बजाने के रास्ते से फ्रिक्शन हटा दिया। तो ये सेल्फ कंट्रोल के बारे में कम और अपने आसपास के माहौल को डिजाइन करने के बारे में ज्यादा है। बिल्कुल। एक तरह से आप अपने आलसी फ्यूचर सेल्फ को सही काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हाँ, और इसका उल्टा भी सच है। बुरी आदतों के रास्ते में फ्रिक्शन बढ़ा दो। अच्छा? अगर आपको लगता है कि आप फोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो सोशल मीडिया ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाकर किसी फोल्डर के अंदर डाल दो। ये एक छोटा सा कदम है। लेकिन हर बार ऐप खोलने के लिए आपको एक अतिरिक्त स्वाइप और क्लिक करना पड़ेगा। ये छोटी सी रुकावट भी कई बार उस आदत को तोड़ने के लिए काफी होती है। डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, डिजाइन बेटर सिस्टम्स। हाँ, लेखक यही कहते हैं, एक वीरतापूर्ण प्रयास आपको एक दिन के लिए हीरो बना सकता है, लेकिन अच्छी आदतें और सिस्टम आपको जीवन भर सफल बनाते हैं। वो भी बिना थके। और जब हम इन सिस्टम्स को नजरअंदाज करके लगातार वीरतापूर्ण प्रयास करते रहते हैं, इच्छा शक्ति पर निर्भर रहते हैं और चीजों को जटिल बनाते हैं, तो उसका नतीजा होता है बर्नआउट। और मुझे लगता है किताब का अगला हिस्सा इसी पर है। हाँ। बर्नआउट को अक्सर एक व्यक्तिगत विफलता की तरह देखा जाता है, जैसे
मुझ में ही कोई कमी है। हाँ, और किताब इस सोच को पूरी तरह से पलट देती है। यही चौथा सिद्धांत है। लेखक बर्नआउट को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक चेतावनी संकेत मानते हैं। एक चेतावनी संकेत? हाँ, एक जरूरी मैसेज। बर्नआउट का मतलब ये नहीं है कि आप गलत काम कर रहे हैं। तो फिर? इसका मतलब है कि आप सही काम को गलत तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने एक बेहतरीन एनालॉजी दी है। ये ऐसा है जैसे कोई अपनी गाड़ी को पहले गियर में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा। गाड़ी अच्छी है, मंजिल भी सही है, लेकिन तरीका इतना गलत है कि इंजन चीखने लगता है और जलने की कगार पर पहुंच जाता है। और बर्नआउट हमारे शरीर और दिमाग का वही चीखना है। बिल्कुल। वो हमें बता रहा है कि रुको, गियर बदलो, अपने तरीके पर फिर से सोचो। ये बर्नआउट को देखने का एक बहुत ही दयालु और उपयोगी तरीका है ना? तो अगर किसी को ये संकेत मिल रहा है तो किताब के अनुसार उसे क्या करना चाहिए? गियर बदलने का क्या मतलब है? गियर बदलने का मतलब है आराम। लेकिन आराम का वो मतलब नहीं जो हम समझते हैं। तो क्या मतलब है? किताब कहती है आराम की योजना बनाएं, जैसे आप अपने काम की योजना बनाते हैं। बिना किसी अपराध बोध के ब्रेक लें और अपने शरीर के संकेतों को सुनें। हम आराम को काम का दुश्मन मानते हैं, जबकि किताब कहती है कि आराम उत्पादकता का एक अनिवार्य उपकरण है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आराम करना कोई कमजोरी नहीं है। किताब एक बहुत जरूरी बात कहती है, यू आर नॉट अ मशीन। हम मशीन नहीं हैं। मशीनों को भी रख रखाव की जरूरत होती है, हम तो इंसान हैं, हमें आराम और रिकवरी की जरूरत है। ये अपराध बोध वाली बात बहुत सही है। हम छुट्टी वाले दिन भी अगर कुछ प्रोडक्टिव ना करें तो हमें बुरा लगने लगता है। और यही मानसिकता हमें बर्नआउट की तरफ धकेलती है। नींद, मौन, दोस्तों के साथ समय बिताना या बस कुछ न करना, ये सब जरूरतें हैं, कोई विलासिता नहीं। हाँ, ये वो समय है जब हमारा दिमाग और शरीर खुद को रिचार्ज करते हैं ताकि हम फिर से बेहतर काम कर सकें। ठीक बात है। दुनिया के टॉप एथलीट सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करते, उनकी रिकवरी, उनकी नींद, उनका आराम भी उतना ही अनुशासित होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि असली परफॉर्मेंस वहीं से आती है। और मुझे लगता है कि इसी रिचार्जिंग और सही तरीके से काम करने से हम पांचवें और आखिरी सिद्धांत पर आते हैं। एक ऐसी सफलता का निर्माण करना जिसे दोहराया जा सके। सही। असली सफलता वो नहीं है जिसे आप एक बार किसी तरह संघर्ष करके अपनी सेहत और रिश्तों की बलि चढ़ाकर हासिल कर लें और फिर पूरी तरह टूट जाए। वो तो एक बार की जीत हुई। हाँ, असली सफलता वो है जिसे आप बिना टूटे या सेहत खराब किए बार बार दोहराया जा सके। तो इसे कैसे मापें? किताब एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सवाल पूछने को कहती है, जो भी मैंने आज किया, क्या मैं इसे इसी तरह बिना कष्ट के कल फिर से कर सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है, तो आपका तरीका टिकाऊ नहीं है, आप बर्नआउट की राह पर है। तो ये शॉर्ट टर्म जीत के बजाय लॉन्ग टर्म गेम खेलने के बारे में है। बिल्कुल। और यहीं पर वो बहुत सुंदर पंक्ति आती है, स्लो डाउन टू स्पीड अप। रफ्तार बढ़ाने के लिए धीमे हो जाओ। हाँ, जब हम जल्दबाजी में होते हैं तो हम गलतियां करते हैं और उन गलतियों को सुधारने में हमारा और ज्यादा समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। सही। लेकिन जब हम आराम से, सोच समझकर, योजना बनाकर काम करते हैं तो गलतियां कम होती हैं, काम की गुणवत्ता बेहतर होती है और हमारी ऊर्जा भी बचती है। इसे नेवी सील्स की भाषा में कहते हैं, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। वाह। हाँ, बिल्कुल वही। जो काम आराम से बिना हड़बड़ी के किया जाता है वो ज्यादा तेजी से और प्रभावी ढंग से पूरा होता है। तो अगर हम इन सभी सिद्धांतों को एक साथ देखें, मानसिकता बदलना, चीजों को सरल बनाना, सिस्टम बनाना, आराम को प्राथमिकता देना और एक टिकाऊ गति से काम करना, तो इनका असली संदेश सिर्फ काम करने के टिप्स से कहीं ज्यादा गहरा है। ये जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। आपने बिल्कुल सही समझा। किताब का असली संदेश ये है कि जीवन का मतलब खुद को हर कदम पर साबित करना नहीं है, बल्कि खुद को संभालना है। हम हमेशा एक दबाव में रहते हैं, समाज को, परिवार को, खुद को कुछ साबित करने के दबाव में। और इसी दबाव में हम संघर्ष को चुन लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये यही एकमात्र रास्ता है। हाँ। संदेश ये है कि आपको हर चीज संघर्ष से हासिल करना जरूरी नहीं है। जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और आसान, स्वाभाविक रास्ते अपनाते हैं, तो हम पाते हैं कि जीवन उतना भारी नहीं है जितना हम सोचते थे। तो अगर किसी को जिंदगी बहुत भारी लग रही है, तो शायद समस्या जिंदगी में नहीं, बल्कि उसे जीने के हमारे तरीके में है। हमने शायद गलत गियर लगा रखा है। और गियर बदलना संभव है। हाँ, आज बस अपनी टू डू लिस्ट में से कोई एक चीज चुनें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें,
क्या इसे थोड़ा और आसान बनाया जा सकता है? कभी कभी बस यही एक सवाल जिंदगी को बहुत हल्का कर देता है। यही एफर्टलेस का सार है। तो संक्षेप में किताब के मुख्य बिंदु हैं, अपनी मानसिकता बदलें और हमेशा पूछें कि आसान रास्ता क्या है। चीजों को निर्ममता से सरल बनाएं और छोटे से भी छोटा शुरू करें ताकि गति बन सके। इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय बेहतर सिस्टम डिजाइन करें जो सही काम को आसान बना दे। बर्नआउट को एक चेतावनी संकेत माने और आराम को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाएं। और अंत में ऐसी सफलता का लक्ष्य रखें जिसे आप बिना टूटे बार बार दोहरा सकें। धन्यवाद।